अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे स्टूडियो में मेरे लिए बड़ा बड़ा एजाज़ वाला यानी कि मामला इस वक्त मैं बड़ा क्रेडिट लेता हूँ इस चीज़ का। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मियाँ मतीन साहब जो हैं इतने मुश्किल हालात में इन्होंने मुझे टाइम दिया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे पास आएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और चंद सवालात आपसे करने हैं जो पब्लिक सुनना चाहती है। मियाँ साहब, आपको इस चीज़ का पता होगा, मेरे वालिद साहब जो चौधरी अहमद अली एडवोकेट बड़े मशहूर और बड़े मायनात कानूनदान थे। मेरे भाई तायदाद भाई थे, चौधरी नबी अहमद साहब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे। मेरा बेटा अवैस शाहिद वो एडवोकेट है, भाई तारिक महमूद वो भी एडवोकेट हैं, भतीजी मेरी हलीमा तारिक, साकब तारिक, जाहिद तारिक वो सब एडवोकेट हैं। मेरा इस प्रोफेशन के साथ बड़ा गहरा रिलेशन है और मैंने ये देखा है कि वकला, पुराने कई वकला को मैं जानता हूँ। आप ये जिद्दत लेकर आए हैं, एक नई सोशल मीडिया पे आपने धूम मचा दी, हलचल मच गई। इसमें क्या यानी कि क्या करना चाहते थे? क्या आपका ये फॉर्म आपने जो है अडॉप्ट किया है, इसके पीछे क्या रीज़न थी? यानी कि आपने क्यों ये इतना सख्त इकदाम उठाया है कि आप जिस तरह बोलते हैं सारी दुनिया आपको देखती है और पसंद भी करती है, इसमें नो डाउट लोग चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, आपके तनकीद वाले भी लोग होंगे बीच में। तो इसकी क्या रीज़न थी कि आपने क्यों ये यानी कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल क्यों किया? शाद भाई, मेरा जब प्रोफेशन में पहला दिन था तो उस वक्त मेरी ना एक बंदे से मुलाकात हुई तो उसने ना मुझे शेर सुनाया स्टॉक करते हुए। अच्छा। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, यानी उसने अबलीस वर्ड बोला था, पैदा हुआ वकील तो अबलीस ने कहा आज हम भी साहब औलाद हो गए। मैंने जब ये शेर सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसी वक्त मैंने सोचा कि मैं अपनी जब प्रैक्टिस करूंगा तो मैं इस शेर को कुछ इस तरीके से बदलूंगा कि पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा आज हम भी साहब आवाज़ हो गए। साहब आवाज़ हो गए। मामला ये है कि मैंने अपने वकालती करियर का जब आगाज़ किया, चूँकि मैं एक टीचर रहा हूँ, मेरे अदारे हैं, मैं जिनका डायरेक्टर रहा हूँ, मैंने एक बड़ा अरसा शोबा तदरीस के साथ वक्त गुजारा है। अच्छा। तो शोबा तदरीस के साथ वक्त गुजारने के बाद जब मैं वकालत के अंदर आया तो मेरे पास जो केसेस थे, एक चूँकि एक नेटवर्क मेरा क्रिएट हो चुका था फैमिलीज़ के साथ, तो फैमिली केसेस से सिविल केसेस थे। आज से कुछ अर्सा कबल मैंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि मैं सिविल केसेस और फैमिली केसेस पर तो अबूर रखता ही था, मैंने क्रिमिनल साइड को क्यों चुना। अच्छा। मैंने बताया उसमें कि मैं एक मर्तबा मैं वकील बन चुका था, तब तक मेरे इलाके में रेड हुई, एक बच्चा था उसके घर से एक गुड्डी पकड़ी गई, थाना शादरा की दूध थी, थाना शफीकाबाद से थाने ने रेड की, जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। ठीक है। रेड करके उस बच्चे की जो उम्र है ना वो 10 से 12 साल है। अच्छा। उसको हरासा करना शुरू कर दिया। उसका बाप दुकान चलाता है, उसका बाप भाग के घर जाता है, उसका बाप कहता है सर मेरे पुत्र ना लेके जाना, मनु ले जाओ। उसने सोचा कि मेरे बेटे का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बन जाए, अगर कोई पर्चा होना भी है तो मेरे ऊपर हो जाए। खैर 12 साल का बच्चा था, 12 साल के बच्चे पे वैसे भी पर्चा होना नहीं था। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक्सेप्शंस दे दी गई हैं कि 12 साल तक अगर कोई ऑफेंस होता भी है तो वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है। उनको ये पता था बच्चे के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, चलो यार रगड़े चाहे तेन फाड़ लिए, उसको ले गए। मोहल्ले में ये कार्रवाई हुई तो मैं भी पीछे चला गया। मैंने वहाँ पर 4 या 5 घंटे मैंने इंतज़ार किया, मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि देखें जो भी है बच्चे से गलती होगी, आपकी मेहरबानी इस बंदे को छोड़ें जी। अब बजाय कि उस बंदे को छोड़ते उसके ऊपर उन्होंने 300 गुड्डे डाले। अच्छा। ये जितना आपका ये स्टूडियो है इससे बड़ा उनका दफ्तर था, गुड्डों से भर के सजा के उस बंदे को हथकड़ी लगा के खड़ा कर दिया। 4 से 5 पुलिस अफसरान आगे पीछे खड़े हैं, एक तस्वीर बनाकर एसपी ऑफिस भेजते हैं कि आज हमने लाहौर का सबसे बड़ा गुड्डा फरोश पकड़ लिया। अच्छा। ये सारी कार्रवाई मैंने पहली मरतबा अपनी आंखों के सामने देखी। थानों में जाने का रुझान नहीं था क्योंकि हमारे सीनियर वकला ने कहा था कि वकील का काम सिर्फ कोर्ट दी हद तक है, कोर्ट दी हद तक थाने जाना वकील का काम नहीं। तो मैं ये सोचता था कि इस कदर जुल्म हो रहा है आम बंदे के साथ, उसको पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक वकील जिसने कानून पढ़ा अगर वो थाने नहीं जाएगा तो थानेदार को कौन बताएगा कि तुम्हारी क्या जुरिस्डिक्शन है, और आम बंदे को कौन बताएगा कि ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ये एक पब्लिक सर्वेंट है।
खैर वो मेरा पहला सफ़र था और उस वक्त मैंने सोचा कि अब से मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस को शुरू करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अब सिर्फ क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे पास मिसलिनियस टाइप ऑफ केसेस हैं। हर वो केस जो कोई आम वकील हल नहीं कर पाता या इनकार कर देता है कि ये केस मैं नहीं डील कर सकता, वो केस मेरे पास पहुँच जाता है। ठीक है। वीडियो बनाने का सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि चूँकि ये 5th जनरेशन वार है और इस जनरेशन वार के अंदर जीतेगा वही जो सोशल मीडिया का बादशाह। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं चूँकि शोबे तदरीस से भी मुंसलिक था और वीडियोस बना बना के स्टूडेंट्स को भी गाइड करता रहा हूँ मैं। मेरे पास एक मौका था कि मैं क्यों ना सोशल मीडिया के ज़रिए मैं इस पूरे जुल्म को पूरी कौम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखाऊं, ताकि एक ऐसा पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो जिस पब्लिक प्रेशर के अंदर प्रॉपर रूल्स मेंटेन होना शुरू हो जाएं, प्रॉपर चीज़ें मेंटेन होना शुरू हो जाएं। फिर आपने देखा मेरी 480 वीडियोज़ आईं और एक एक वीडियोज़ के ऊपर लाखों लाखों व्यूज़। कई लोगों ने मुझे कहा अपना चैनल मोनेटाइज करें, आपको लाखों रुपए मिलेंगे। मैंने कहा मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। कईयों ने कहा अपना पेज बनाएं, इसको मोनेटाइज करें। मैंने कहा मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। आज मेरे पेज भी है, मेरी प्रोफाइल्स भी हैं, मेरा चैनल भी है, लेकिन किसी एक भी प्लेटफॉर्म को मैंने मोनेटाइज नहीं किया। मकसद सिर्फ एक ही था और वो ये था कि मैं इनके जुल्म की दास्तान ना सिर्फ लोगों को बताऊं बल्कि मैं कानूनी कार्रवाई करके दिखाऊं कि अगर मैं अकेला ये कर सकता हूं तो कोई भी ये कर सकता है। उसका फिर फ़ायदा आपने देखा कि बड़े कलील अरसे के अंदर पूरी कौम के सामने एक अलमनाक चेहरा नज़र आया, ना सिर्फ इस डिपार्टमेंट का बल्कि हर उस डिपार्टमेंट का जिसने जुल्म सितम करने की कोशिश की। खैर ये एक आइडिया नहीं था कि इसको हमने ये काम करना है, ये एक सोच थी जो मेरी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुई। यही वजह है कि वो काम जो आपने आज तक किसी और वकील का नहीं देखा वो मैंने करने की कोशिश की, बल्कि कई मरतबा वकला के सामने मैं हूँ तो मैं कहता हूँ मैंने जसारत की ये काम करने की, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट है। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये पब्लिसिटी स्टंट आप करके दिखा दें, कोई एक स्टंट करके दिखा दें जो मैंने 400 की है। क्योंकि जब आप कोई एक वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो बनाने के बाद आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। 2 मर्डर्स अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं और अब जो मेरे साथ हुआ ये तो पूरी कौम ने देखा, और शायद इससे भी ज़्यादा हो सकता था अगर वो मेरी गिरफ्तारी वायरल ना होती, क्योंकि डेट वाज टोटली एन एब्डक्शन। मुझे अगवा करके उन्होंने पता नहीं कहाँ लेकर जाना था। वो चूँकि सारे मामला पब्लिक हो गए तो उनकी मजबूरी हो गई कि किसी पर्चे के अंदर गिरफ्तारी डाल के इसको कानूनी कार्रवाई में ले आए, वरना वही होना था जो कई लोगों के साथ हुआ है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि मैंने मेरे नाकस तजर्बे के मुताबिक बहुत बड़े नाम वकलागी जो बरदरी में हैं, उनमें ग़ुलाम बारी सलीमी, आरवान, ख्वाजा सुल्तान, मंसूर रहमान अफरीदी, आफ्ताब बाजवा, आज़म नदीर तारड़ साहब और कई ऐसे, मलिक अवैस साहब, ऐसे बड़े नाम हैं। उन्होंने आज तक, यानी सोशल मीडिया आज तो नहीं आया, सोशल मीडिया को आए 7, 8, 10 साल हो गए, उन्होंने क्यों ये फॉरम इस्तेमाल नहीं किया और आप क्यों यानी थरथली मचा दिया आपने? मैं ये पूछ सकता हूँ कि इसकी क्या रीज़न है? यानी एक जो है ना पूरी वकला कम्युनिटी पूरी दुनिया में जो है ना वो आपको देख रही है और वो पसंद भी कर रही है। ये बात भी लिखी पड़ी है, मैंने कमेंट बॉक्स को खोल के देखा है कि 3 अगर कमेंट आपके ख़िलाफ़ है तो 97 कमेंट्स आपके हक़ में हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बाकी वकला जो थे, क्या फिर उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, या आप समझ रहे हैं कि आपके ये काम करने से निज़ाम चेंज हो जाएगा? चौधरी साहब, आपका ये सवाल बज़ाते ख़ुद इस चीज़ की गमाजी करता है कि आप एक बड़े तजर्बाकार शख्स हैं, आप इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझते हैं। आपने जितने भी नाम लिए ये हमारे वो सीनियर्स हैं जिन्होंने अपनी वकालत का आगाज़ तब किया जब ना तो 5th जनरेशन वार थी ना सोशल मीडिया का दौर था। तो ये सब हीरोज़ हैं, अपने अपने ज़माने के हीरोज़ हैं और इन्होंने अपनी हीरोइक एक्टिविटीज़ की हैं अपने दौर के लिहाज से। मैं एक यंग लॉयर हूँ, मेरे दौर के अंदर जो हीरोइक एक्टिविटी हो सकती है मैंने अपने मौजूदा हालात के मुताबिक मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए मैंने वो किया। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मतीन भाई तुसी अगर फ़र्ज़ करो बहुत अच्छे वकील हो तो तुहानू वीडियो चाड़न की लोड़ है। मैं उनको बताता हूँ कि देखिए वकालत के अंदर एक चीज़ की बड़ी कमी थी और वो थी हीरोइज़म की, कि वकील तकरीबन सारे हीरोज़ हैं, ये रोज़ाना बहुत कुछ फेस करते हैं, लेकिन इनकी हीरोइक एक्टिविटीज़ लोगों को पता नहीं है।
ये अच्छा काम करते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं, ये कानून की रखवाली करते हैं, पिछले 77 सालों से सीसा पलाई हुई दीवार हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नज़र नहीं आता। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आप अच्छा काम भी करें और लोगों को नज़र भी है, ताकि आपको देख के मज़ीद लोग इम्प्रेस हो और आपका एक कारवां बन जाए। यही वजह है कि जिन बुजुर्ग और सीनियर वकला का आपने नाम लिया है, ये सारे हीरोज़ हैं, लेकिन इनकी जो हीरोइक एक्टिविटीज़ थी वो इनके अपने दौर के लिहाज से थी। मैं समझता हूँ कि जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो मेरे अपने दौर के लिहाज से हैं। यही वजह है कि यंग लॉयर्स के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि हमें देखकर आइडियलाइज़ करता है, हमें आइडियलाइज़ करता है और उन चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से समझकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है और इससे बड़ी बेहतरी आई है। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज से कुछ अर्सा कबल जहाँ पर एक बंदा कहता है कि पैदा हुआ वकील तो पुलिस ने कहा, आज हम भी साबे औलाद हो गए। आज हर शख्स ये कहता है पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा, आज हम भी साबे आवाज़ हो गए। आप एक सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी भी बंदे को, मियाँ अब्दुल मतीन को नहीं, आप किसी भी बंदे को ब्लैक पैंट कोट पहना दें, उसको वकील का ड्रेस पहना दें, एक को आप पुलिस का ड्रेस पहना दें, एक को आप फौज का ड्रेस पहना दें, मुकाबला शुरू करवा दें। आपको नीचे कमेंट सेक्शन बता देगा कि लोगों के दिलों में किस यूनिफॉर्म के लिए इज्जत बहुत बढ़ चुकी है। मेरा पॉइंट समझें आप? मैं समझ। तो इस सोशल मीडिया के दौर को हमने अपने तरीके से इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि मैं उस चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ कि मेरी वजह से या मेरे जैसे चंद लोगों की वजह से अगर मेरे डिपार्टमेंट को, मेरे वकला लोगों को इज़्ज़त मिलती है, उनकी वर्दी को इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई है, तो शायद अगर मैंने इस पूरे मामले के अंदर बड़ी तकालीफ सही हैं तो वो तकालीफ इसके सामने कुछ भी नहीं है। एक परसेप्शन बदल चुकी है पूरी कौम की और इसका अंदाज़ा आप कर लीजिएगा। आप जब ये इंटरव्यू अपलोड करेंगे या इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा आप अपलोड करेंगे, आपको कमेंट सेक्शन बता देगा कि ना सिर्फ मियाँ अब्दुल मतीन की बल्कि वकला बरादरी की एक इज़्ज़त जो इस 2 से 3 साल में कायम हुई है, शायद पिछले 75 सालों में कायम नहीं हुई थी। अच्छा, मैं एक पैसा मियाँ साहब पुलिस ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया था 2004 में ना, वो उस मुकदमे के अंदर ना मैंने पुलिस अफसरान को बुला के ना स्पाई कैमरे से मैंने जो हकीकत थी ना उनको घर में बुलाकर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। मैं अपने फंडामेंटल राइट था मेरा अपने को बेगुनाह साबित करने हर फोरम को इस्तेमाल करना। मैंने जब उनको रिकॉर्ड किया है ना, उसमें फरदाद के गवाह एविडेंस जो मौके की थी, मेरा मुद्दई जो था मदद अली हैदर, असलम सिपरा, जमील ऐसे, तारक, हमाद, ये सब नामजद जो थे ना वो मेरी FIR के अंदर कोई किसी चीज़ का गवाह, कोई किसी, यानी सारे पार्ट थे। उस FIR के जो मुद्दई थे ना वो ताहिर आलम साहब जो IG बन के रिटायर हुए हैं, यानी उनकी मौजूदगी थी उस FIR में। तो ज़ाहिर है ताहिर आलम साहब और तो इंक्वायरी की थी चौधरी शफीक गुजर साहब ने, अब उनका नाम आपने सुना ही, वो बड़े ऑनेस्ट आदमी थे। तो वो मैंने ना जब उनको पुलिस वालों को स्पाई कैमरे से रिकॉर्ड किया ना, क्योंकि वाकया कुछ और था तो मेरे पास बैठ के वो कुछ और कह रहे थे, तो डेली टाइम्स ने खबर लगाई थी सस्पेक्टेड ड्रग ट्रैफिकर कैचेज द पुलिस ऑन टेप। मैंने वो सारी एविडेंस जो है ना पुलिस के सामने मैंने इंक्वायरी के लिए दरखास्त दी, इंक्वायरी चेंज हो गई। राना मुनव्वर साहब, उमर बिरक साहब, जाज शफी डोगर और बड़े बड़े ताकतवर पुलिस अफसरों का एक बोर्ड बना है। मैंने वहाँ पर सारे वो जो स्पाई कैमरे में जो रिकॉर्डिंगें थी पुलिस अफसरान के सामने रख दी। उस मुकदमे में 222 से वो जो होती है वो 255 सी जो होती है पुलिस ऑर्डिनेंस 155 सी जो पुलिस ऑर्डिनेंस 2002 के तहत ये कानून बना था, उसमें जो है ना तमाम पुलिस अफसरान को जो है ना वीडियो एविडेंस को उन्होंने नाकाबिले तरदीद सबूत करार दिया। और उस वक्त ये अथॉरिटी बन चुकी थी कि मॉडर्नाइज सदी है, ऑडियो और वीडियो को अगर फ्रांसिक मैच कर दे, यानी कि कंफर्म कर दे कि उसी बंदे गया, तो ये नाकाबिले तरदीद सबूत है। तो उन पुलिस अफसरान ने मुझे बरी कर दिया, यानी डिस्चार्ज कर दिया, और उन पुलिस अफसरान पर उन्होंने हथकड़ियाँ लगाकर राना मुनव्वर साहब ने हवालात में बंद करवा दिया। उनको बाद में सजाएं हुई। मुझे कोर्ट ने भी डिस्चार्ज यानी फारिग कर दिया। 22 वो जो होती है 265 के की दराज हम मुकदमे से फारिग हो गए थे। तो क्या जो आप यानी कि मेरे कहने का मतलब ये मैं ओपनली आपको बताता हूँ, आप अगर किसी थाने में जाते हैं, जाकर वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे ख्वाब मर्डर बैठा है, ख्वाब कोई बैठा है, कांस्टेबल अगर बैठा हुआ है, तो वो ये महसूस करेगा कि यार मैं एक ऑपरेशनल फोर्स का हिस्सा हूँ, तो मुझे आगे यानी कि देखने में भी लग रहा है कि जैसे आप उसे थ्रेट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। तो अगर उसकी बजाय आप स्पाई कैमरे यूज़ करें, इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुकी है, आप उसकी जो रेलिवेंट पोर्शन है, कोई बंदा अगर करप्शन कर रहा है या थाने के अंदर कोई गंद है या किस तरह की चीज़ है, आप उसको स्पाई कैमरे से रिकॉर्ड करें ताकि
महसूस किसी को ये ना हो कि हमारी तस्दीक हो रही, हमारी तस्दीक हो रही है, या हमें कोई बंदा यानी ख्वार कर रहा है या हमें कोई जलील करने की कोशिश कर रहा है, तो वो स्पाई कैमरा ज़्यादा बेस्ट नहीं है। सुबह आप जाकर कोर्ट में रिट करेंगे, ये देखेंगे हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस तो जो है ये प्योर एविडेंस बन चुकी है मॉडर्नाइज सदी में कि ऑडियो वीडियो ना काबिल तरदीद सबूत बन चुके हैं। तो क्या अदालत का फॉरम इस्तेमाल करना बेहतर है बजाय इसके कि वहाँ पे मुहर्रर, ये सांदा थाने का जो वाक़या हुआ है उसमें वो भी ये बता रहे हो, कहते हैं कि उन्होंने थाने में आकर फ़ोन ऑन कर दिया, यानी कि फ़ोन ऑन करके उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो ये इस तरह तो पब्लिक आकर हमें वो जो है अंडर प्रेशर कर लिया करेगी। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, बड़ी खुशी हुई आपकी, मैं हर सवाल से बड़ा इम्प्रेस होता जा रहा हूँ। आपने जब वीडियो बनाई तो आप उस वक्त एक मुल्ज़म थे। मुल्ज़म था। बतौर मुल्ज़म अगर आप इसकी बड़ी होशो आवाज़ से और बड़ी ठटकार से वीडियो बनाते तो शायद आप उनकी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कैच ना कर पाते, नेवर, जो कि आपने स्पाई कैमरास के ज़रिए कर ली। मैं एक वकील हूँ, मैं जब थाने जाता हूँ किसी बंदे को रेस्क्यू करने के लिए तो मेरे साथ सिर्फ मैं नहीं होता, मेरे साथ एक कोर्ट का बेलफ होता है, कोर्ट का आर्डर होता है। मैं आर्डर को और बेलफ को लेकर डंके की चोट पे जाता हूँ। ये सांदा में बेलफ ले गया हर जगह। और मज़े वाली बात ये है, मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बताऊंगा सांदे में क्या हुआ। मज़े वाली बात ये है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो हमेशा तब वीडियो बनाता हूँ जब मैंने उनका जुर्म पकड़ लिया हो। अच्छा, उससे पहले यही वजह है कि आज तक कभी भी मौके के ऊपर मज़ाहमत का मुझे सामना ना हुआ। उसकी वजह है वो जानते हैं कि हमारा जुर्म पकड़ा गया। जब सांदे में मेरी वीडियो बनी तो उस वक्त जिस हवालात की मैंने वीडियो बनाई है, मैंने 2 बंदे रिकवर करवाए हैं इलीगल डिटेंशन से सेम टाइम। यस। अब ये जुडिशरी को भी नहीं पता, हम लोगों को भी नहीं पता, ये मैं आपके वीडियो के तवासत से बता रहा हूँ। चूंकि जब इन्होंने मेरे ऊपर पर्चा काटा तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ट्रायल शुरू होना तो ट्रायल के अंदर मैं सवालात ठोकूंगा इनके ऊपर कि किस तरीके से इन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई की और उस वीडियो के सियाको सबाक के अंदर क्या था। वो कोर्ट आर्डर भी अभी तक मेरे पास अवेलेबल है, बेलफ की रिपोर्ट भी अवेलेबल है, वो जो 2 बंदे सेट एट लिबर्टी हुए हैं वो भी अवेलेबल है, मौके के ऊपर बरामदगी हुई वो भी अवेलेबल है। उसके बाद जो मेरी वीडियो बनती है विद द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड बनती है, वो कहते हैं बाकी मुल्ज़मान कि जनाब 2 बंदे तो आपने छड़वा लिए, आप हमें नहीं छड़वा सकते। मैंने कहा मेरे पास जो कोर्ट आर्डर है वो सिर्फ 2 बंदों का है। अच्छा, आपको अगर कोई मसला है तो मैं वीडियो बना देता हूँ, आप मुझे बताओ, मैं सब इक़्तिदार लोगों तक पहुँचा देता हूँ। ठीक है, राइट। जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन वीडियो बनी है। अब जुम्मे के दिन 1 बजे कोर्ट बंद हो जाती है, 12:45 पे आर्डर लेकर निकला हूँ, 1:15 पे मैंने बंदे रिकवर करवाए हैं, कोर्ट बंद हो गई है। अब जो बाकी बंदे हैं मैं उनको रिकवर नहीं करवा सकता। मैं उनके लिए बतौर एक अच्छा इंसान क्या ड्यूटी दे सकता हूँ कि मैं आपकी बात मुख्तदर हलकों तक पहुँचा दूँ। राइट। मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने पूछा बताइए कितने दिन से पकड़ा, उसने कहा 5 दिन से। कोर्ट में पेश किया, नहीं, बस बात खत्म। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सा पर्चा है, क्या मामला है, क्या चीज़ है, क्या जुर्म है। मैं उसकी मासूमियत दिखा रहा हूँ उन लोगों की। और मैंने उस वीडियो के अंदर बताया कि जनाब आईजी पंजाब साहब, आपने थानों को बड़ा खूबसूरत बना दिया, 100 मिलियन का बजट आपने लिया थानों को खूबसूरत बनाने के लिए, और फिर आपने कहाँ कहाँ से पैसे उठाए ये हम सब जानते हैं थानों को ठीक करने के लिए। तो आपको ये नहीं पता कि अगर हवालात के अंदर हवालाती हैं तो उनके भी चंद हकूक़ हैं। आपने एक मुर्गी के डरबे के अंदर 25 से 26 मुल्ज़मान को रखा है, ये हकूक़ की इंटेग्रिटी है? नहीं है। अब वो वीडियो बतौर एक दोस्त के तौर पर थी कि आईजी पंजाब तक मेरा मैसेज जाए कि एक तो इलीगल डिटेंशन में है लोग, कोई पर्चा नहीं है, 4-4, 5-5 दिन से बैठाया हुआ है, या पर्चा है तो कोर्ट में पेश नहीं कर रहे ताकि कोई डील क्लोज हो। दूसरे नंबर पे मैंने उसी दिन 2 बंदे रिलीज करवाए हैं, उसी वक्त, उस वीडियो से 5 मिनट पहले। तीसरे नंबर पे वो हवालात नजर आ रहा है, छोटा सा हवालात है, बदबू के बबू के, बजाय कि मेरी वीडियो को वो क्रेडिट देते, उन्होंने उस वीडियो की बुनियाद पर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दिया। ठीक है, एक नहीं, उस वीडियो के साथ फिर मेरे ऊपर 4 और पर्चे हुए, टोटल 5 पर्चे हो गए। यानी आपका सवाल ये था कि आप इसको स्पाई कैमरास के ज़रिए बनाएं, तो मेरा चौधरी साहब मामला ये है कि मैं एक वकील हूँ, मैं कोर्ट आर्डर के साथ जाता हूँ, मैं कोर्ट बेलफ के साथ जाता हूँ। अगर मैं किसी थाने में किसी को रेस्क्यू करता हूँ और रेस्क्यू करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, जुर्म साबित हो चुका होता है तब तक,
उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ और डंके की चोट पे बनाता हूँ, ताकि पूरी कौम को पता लग सके कि अगर आज एक वकील आकर इन 2 बंदों को छुड़ा के ले गया है, तो आप भी अपने इलाके के वकील के पास जाएं, आपको पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट? वीडियो और स्पाई कैमरा से मैं तब बनाऊं जब मैं खुद मुल्ज़म हूं और मुझे छुप के कुछ करने की जरूरत वो स्पाई कैमरे फिर तभी यही मामला है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने की हैं वो हमेशा आवाम को मजबूत करने के लिए, उनको आगाह करने के लिए और कानूनी इदारों के मुख्तदर हलकों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए मैंने बनाई है। अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि 2004 के बाद जो है ना फांसी ह्यूमन राइट्स से जो है ना ये पिटीशन के बदले में उन्होंने स्टे ले लिया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना कानून और इंसाफ जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ फंदा जिसके गले में फिट आता है उसको लटका देते हैं, फांसी रोक दी गई है। इसमें आप जुडिशल सिस्टम को कमज़ोर कहेंगे या इसमें प्रोसिक्यूशन को कमज़ोर कहेंगे? वकला बरीज़म है किस हवाले से भला कि फांसी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, फांसी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कानून जो है ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, यानी ह्यूमन राइट्स से पिटीशन की थी, उन्हें स्टे मिल गया, आप फांसी रोक दी गई है कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसका जिम्मेदार जुडिशल हमारी जुडिशल है या प्रोसिक्यूशन है या उसके अंदर वकला जो है बरीज़ुम है? वकला का कोई रोल नहीं है। देखिए, ये कलेक्टिव रोल की बात है। मेरे ऐसे कई इंटरव्यूज़ आ चुके हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, जिसके अंदर जस्टिस सिस्टम के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और सिविल जस्टिस सिस्टम है, सिविल जस्टिस दोनों ही इन्हतात का शिकार हैं। अगर सिविल जस्टिस सिस्टम की बात करूं तो एक केस अगर आज शुरू हो गया ना प्रॉपर्टी का, तो उस बंदे को कुछ नहीं मिलना, उसकी नस्लों को भी शायद कुछ भी ना मिले और उसकी नस्लें बाद में जाके शायद टेबल टॉक करेंगे, शायद टेबल टॉक करें। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करूं तो हमारी कन्विक्शन रेट 11.66% है। अच्छा, कन्विक्शन रेट का मतलब है कि अगर 100 पर्चे हुए हैं तो 12 पर्चों के अंदर सजा होगी। इसका मतलब है 88 पर्चे या तो झूठे थे या उसमें प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट नहीं हुआ। राइट हो गया। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर कसूरवार कौन है? कसूरवार वो पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने सही तफ्तीश नहीं की। कसूरवार वो बंदा भी है जिसने झूठा पर्चा कटवाया। कसूरवार वो वकील भी है जिसने प्रॉपर केस को परसू नहीं किया। और कसूरवार वो जज भी है जिसको नज़र भी आ रहा है कि ये जुर्म हुआ है, उसके बावजूद वो सिर्फ टेक्निकलिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर फैसला नहीं करता। ठीक है। तो ये पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। अब पूरी दुनिया के अंदर अगर मैं जापान की बात करूं तो कन्विक्शन रेट है 99%, यानी अगर पर्चा हो गया तो 99% चांसेस हैं कि उसको सज़ा होगी। ठीक है। इसका मतलब है पर्चा ही सच्चा होता है, फिर उसकी तफ्तीश प्रॉपर होती है, फिर ट्रायल ठीक होता है, यानी फेयर ट्रायल मिलता है और फिर एंड पर सज़ा होती है। और अगर पर्चा झूठा हो तो जजा हो जाती है। राइट हो गया। अमेरिका जिसके अंदर कहा जाता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम यूएसए के अंदर है, तो वहाँ पर भी कन्विक्शन रेट 85% है। ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, आप गूगल कर लें, 85% कन्विक्शन रेट है। इसका मतलब है कि 100 पर्चे हुए हैं तो 85 पर्चों के अंदर सजा होगी। पाकिस्तान के अंदर ये ड्रेस्टिकली ये रेट कितना है? 11.66%। तो इसमें पूरा जुडिशियल सिस्टम, पुलिस डिपार्टमेंट सिस्टम, प्रोसिक्यूशन सिस्टम सारे कसूरवार हैं। सारे कसूरवार हैं। अब इसका हल क्या है? मैं ये कहता हूँ मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन क्या है कि अगर कैमरा इजाद हो चुका है तो एवरीथिंग शुड बी अंडर कैमरा, इन्वेस्टिगेशन शुड बी अंडर कैमरा, ट्रायल शुड बी अंडर कैमरा, डिसीजन शुड बी अंडर कैमरा, आर्गुमेंट्स इन द कोर्ट शुड बी अंडर कैमरा, सब कुछ अंडर कैमरा होना चाहिए ना। यानी अगर एक नज़र आ रहा है एक वीडियो के अंदर कि जी 2 बंदे आकर एक बंदे का कत्ल कर गए हैं और उस पर्चे के अंदर 8 बंदे नामजद कर दिए गए हैं, उसने लाठी पकड़ी हुई थी, उसने चाकू पकड़ा हुआ था, वो ललकारे मार रहा था, उसने पिस्टल के अपने वार से पिस्टल की गोली से ऐसे ठा करके बंदा फड़का दिया, ऐसे ही होता है।